नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 29 लाइन बाय लाइन विद हिंदी आपको बताने जा रही हूँ, जो कि आपके एलटी ग्रेड के सिलेबस में आता है। आइए देखते हैं लाइन नंबर 1 सोनेट नंबर 29 की कि व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मेंस आईज। इसकी हिंदी है कि जब मैं भविष्य में अपने दुर्भाग्य पर अपमानित महसूस करता हूँ और स्वयं की नज़रों में भी और लोगों की भी नज़रों में। कहने का मतलब है कि व्हेन इन डिस्ग्रेस, मुझे जब ऐसा फील होता है कि बहुत अपमानित फील हो रहा है, यानी मैं अपने आप में बहुत अपमानित फील कर रहा हूँ। विद फॉर्च्यून, अपने भाग्य पर मैं अपमानित फील कर रहा हूँ। अपनी नज़रों में तो अपमानित फील कर ही रहा हूँ, लेकिन मेंस आइज यानी लोगों की भी नज़रों में, समाज में जो लोग हैं उनकी भी नज़रों में अपमानित फील कर रहा हूँ। अगली लाइन, आई ऑल एलोन बीवीप माई आउटकास्ट स्टेट। तब मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं पूरे समाज से बहिष्कृत हो गया हूँ और अपनी इस अकेलेपन वाली स्थिति पर मुझे रोना आता है। तब क्या कह रहा है पोएट कि आई ऑल एलोन बीवीप। तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अकेला हो गया हूँ और अपनी अकेलेपन वाली स्थिति पर बीवीप माने बहुत रोना मुझे आ रहा है। और वो अकेलेपन वाली स्थिति कैसे हुई? बिकॉज माई आउटकास्ट स्टेट, क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी हो गई है जैसे समाज से लोगों को बहिष्कृत कर दिया जाता है, लोगों को निकाल दिया जाता है, तो क्या हो जाता है? वो अकेले हो जाते हैं। समाज से जब उन्हें निकाल दिया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? अकेले हो जाते हैं। तो उस अकेलेपन वाली, उस आउटकास्ट स्थिति में मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, केवल मुझे रोना ही आ रहा है। अगली लाइन देखिए, एंड ट्रबल डीप हेवन विद माई बूटलेस क्राइज। और ऐसा लगता है कि स्वर्ग भी बहरा हो गया है, और इसका मतलब यह है कि भगवान मेरी सुन ही नहीं रहे हैं। मेरी जो हृदय की गहराई से जो चीख पुकार, जो समस्या है, उसको सुन ही नहीं रहे हैं। वास्तव में ये जो लाइन है, एंड ट्रबल डीप हेवन विद माई बूटलेस क्राइज, ये आपकी ओल्ड टेस्टामेंट से लिया गया है। उसमें जॉब नाम का एक कैरेक्टर होता है, उसको हेवन से भगवान ने निकाल दिया, और निकालने के बाद जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो अपनी समस्या को सुनाने लगता है ईश्वर को, भगवान को, लेकिन उस टाइम पे भगवान उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। तो इसी तरह से पोएट कह रहा है, जैसे जॉब की बात को, समस्या को गॉड नहीं सुन रहे थे, ठीक उसी तरह से मैं भी अपनी समस्या को बता रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा लगता है कि बहरे हो गए हैं, सुन नहीं रहे हैं। एंड ट्रबल डीप हेवन, मेरी समस्या और मेरी जो समस्या है उसे भगवान नहीं सुन रहे हैं। डीप हेवन, उसके लिए जो हेवन है, जो स्वर्ग है, वो बहरा हो गया है, यानी ईश्वर मेरी समस्या को नहीं सुन रहे हैं। विद माई बूटलेस क्राइज, मैं अपनी हृदय की गहराई से अपनी समस्या को चीख कर, चिल्ला कर, रो कर कह रहा हूँ, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। अगली लाइन है देखिए, एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट। इसका मतलब है कि और अपनी तरफ देखते हुए पोएट कहते हैं कि गॉड भी मेरी समस्या का हल नहीं दे रहे हैं, और ऐसी स्थिति में मैं अपने भाग्य को कोस रहा हूँ। यानी एंड लुक अपॉन माई सेल्फ, जब मैं अपनी ओर देखता हूँ, यानी स्वयं की ओर देखता हूँ, तो कर्स माई फेट, तो मैं क्या करता हूँ? अपने भाग्य को ही बार बार कोसता रहता हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब हम बहुत बड़ी समस्या में होते हैं तो कोई भी दुनिया का व्यक्ति हमारा नहीं सुनता है, लेकिन ईश्वर जरूर सुनता है। यहाँ तो ऐसी कंडीशन है कि ईश्वर से भी वो बार बार प्रे कर रहे हैं कि मेरी समस्या का हल दीजिए, लेकिन गॉड भी उनकी नहीं सुन रहे हैं, इसलिए वो अपने फेट को, अपने भाग्य को भी कोस रहे हैं। अगली लाइन है देखिए, विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप। पोएट इच्छा जाहिर करते हैं कि समाज में जैसे उनके अन्य फ्रेंड्स और लोग हर तरह से अमीर और आशावादी हैं, वैसे ही मैं भी हो जाऊं। माने विशिंग मी, मैं विश करता हूँ, मैं चाहता हूँ, लाइक टू वन मोर रिच इन होप, कि वन मोर रिच, कि जैसे अन्य लोग जो है समाज में पूरी तरह से अमीर हैं और आशावादी हैं, यानी उम्मीद में जी रहे हैं, ठीक मैं भी उनकी तरह
सुखी होना चाहता हूँ, अमीर होना चाहता हूँ और आशावादी होना चाहता हूँ। अगली लाइन है फीचर्ड लाइक हिम विद फ्रेंड्स पजेस्ट। समाज में दूसरे लोगों की तरह और अपने फ्रेंड्स के पास जो कुछ भी धन संपदा, सुख और अच्छा भाग्य देखकर मन में पोएट जो है ईर्ष्या महसूस करते हैं, एनवी फील करते हैं उनके प्रति कि उनके पास तो सब कुछ है लेकिन मेरे पास नहीं है। फीचर्ड लाइक हिम मतलब वो उनकी तरह जो भी उनके पास धन संपदा है, जो भी आशाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनके जो भाग्य हैं, उन्हीं की तरह वो भी बनना चाहते हैं। और उनके मित्रों के पास जो भी संपदा है, जो उनका भाग्य है, उनका अच्छा भाग्य है, उनके साथ जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं, वो ये भी चाहते हैं, पोएट भी चाहते हैं कि मेरे भी साथ, मेरे भी जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, जैसे समाज में अन्य लोगों के साथ होता है और मेरे मित्रों के साथ में होता है। अगली लाइन है डिजायरिंग दिस मैन्स आर्ट एंड दैट मैन्स स्कोप। डिजायरिंग दिस मैन्स आर्ट एंड दैट मैन्स स्कोप। और पोएट अन्य लोगों की तरह सभी कलाओं से भरपूर होना चाहते हैं और उनकी तरह अपने जीवन में स्कोप यानी संभावनाओं को बढ़ाना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि डिजायरिंग दिस मैन्स आर्ट, इस समाज में जितने भी लोग हैं उनके पास कोई ना कोई कलाएं हैं, कोई ना कोई गुण हैं, एंड दैट मैन्स स्कोप, और उनके जीवन में असीम संभावनाएं व्याप्त हैं, उनका स्कोप काफ़ी अच्छा है उनके भविष्य का। तो पोएट भी चाह रहे हैं कि मैं भी उसी तरह से पूर्ण रूप से कलापूर्ण बनूं और मेरा भी भाग्य पूर्ण रूप से संभावनाओं से भरपूर हो, यानी मेरा भी भाग्य बहुत अच्छा हो जाए। अगली लाइन है विद व्हाट आई मोस्ट इंजॉय कंटेंटेड लीस्ट। जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हो सकता था वो चीज़ें मुझे या तो बहुत कम मिली या फिर मिली ही नहीं, जैसे खुशी, शांति, प्रेम इत्यादि। कहने का मतलब क्या है कि विद व्हाट आई मोस्ट इंजॉय मतलब उन सभी चीज़ों से जिसके होने पर मैं ज़्यादा खुश हो सकता था, कंटेंटेड लीस्ट वो चीज़ें मुझे एकदम ना के बराबर मिली, यानी मिली ही नहीं, इसलिए मैं अपनी स्थिति को बहुत अच्छा फील नहीं करता हूँ। येट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग। इन्हीं सब की वजह से मैं स्वयं घृणित महसूस करता हूँ। कहने का मतलब कि येट इन दीज थॉट्स, इन्हीं सब विचारों की वजह से कि अन्य लोगों के पास अच्छा भाग्य है, सारी चीज़ें हैं, संपत्तियाँ हैं, शांति है, खुशी है, अच्छा स्वास्थ्य है, सब कुछ है अन्य लोगों की तरह, लेकिन माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग, मेरे पास ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं हैं, मैं इन सब चीज़ों से वंचित हूँ, इसलिए ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग, मैं अपने आप को डिस्पाइजिंग महसूस कर रहा हूँ, यानी घृणित महसूस कर रहा हूँ। यानी कोई और व्यक्ति नहीं कह रहा है इससे, ये खुद ही कह रहे हैं पोएट कि मैं इन सब चीज़ों की वजह से, सारी चीज़ें नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, अपने आप में घृणित महसूस कर रहा हूँ। अगली लाइन है हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट। संभवतः जब मैं सोचता हूँ कि दूसरों को जो अवसर मिला वो मुझे नहीं मिला, इसलिए आज मेरी स्थिति इतनी दयनीय लग रही है। कहते हैं कि हैप्पीली आई थिंक ऑन दी, हैप्पीली संभवतः, आई थिंक मैं सोचता हूँ, ऑन दी तुम्हें, यानी संसार के और लोगों को और मित्रों को, कि मैं जब सोचता हूँ तुम्हारे बारे में कि तुम्हारे पास कितना अच्छा भाग्य है, कितनी सारी चीज़ें हैं तुम्हारे पास, तुम सुखी हो पूर्ण रूप से, तो एंड देन माई स्टेट, तो मुझे अपनी जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय लगने लगती है, क्योंकि मैं हर तरह से गरीब हूँ। अगली लाइन है लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे राइजिंग। पोएट अपनी तुलना एक लार्क पक्षी से करते हैं और कहते हैं कि जब मैं सुबह उसे दिन के लिए निकलने पर गाते हुए सुनता हूँ तो मैं भी खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मैं भी लार्क की तरह अपने बिलव्ड या प्रेमिका के बारे में जब सोचता हूँ तो मुझे अंदर से बहुत ही खुशी मिलती है। कहने का मतलब कि जैसे लार्क पक्षी अपने बिलव्ड के बारे में सोचकर दिन के निकलने पर अच्छे अच्छे गीत गा रहा है, ठीक उसी तरह से जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे भी अपने बिलव्ड की याद आ जाती, मुझे अपने प्रेमिका की याद आ जाती है
और जैसे ही मेरे मन की स्थिति ऐसी होती है कि मैं अपने बिलव्ड को याद कर लेता हूँ तो मुझे काफ़ी खुशी लगने लगती है। बाकी सारी जो ऊपर स्थिति बताई गई है दयनीय वाली, वो सभी स्थिति मैं भूल जाता हूँ। नेक्स्ट लाइन है, फ्रॉम सूलेन अर्थ सिंग्स हाइम्स एट हेवन। इसका मतलब है कि उस समय पोएट के मन की स्थिति काफ़ी खुशनुमा हो जाती है जब वो लार्क के गीत को सुनकर अपनी बिलव्ड को याद करते हैं, और कहते हैं कि जैसे बैड टेम्पर्ड अर्थ से ईश्वर के प्रशंसा गीत निकल रहे हों, ठीक उसी तरह से जब लार्क अपनी प्रशंसा के गीत अपने बिलव्ड के बारे में निकालता है सुबह में, तो मुझे भी अपनी प्रेमिका की याद आ जाती है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि बैड टेम्पर्ड अर्थ से प्रशंसा के गीत स्वयं ईश्वर निकाल रहे हैं, स्वयं भगवान निकाल रहे हैं। फ्रॉम सूलेन अर्थ, सूलेन मतलब होता है कि बैड टेम्पर्ड अर्थ, सिंग्स हाइम्स, सिंग्स हाइम्स माने गा रहा है, बैड टेम्पर्ड अर्थ गा रहा है, हाइम्स, हाइम्स माने गीत को, धार्मिक गीत को, एट हेवन यानी ईश्वर के द्वारा गाया जा रहा है। यानी बैड ऐसा महसूस होता है लार्क के गीतों को सुनकर कि जो बैड टेम्पर्ड अर्थ है वो हेवन से यानी ईश्वर खुद ही उस हाइम्स को, उस गीत को गा रहे हैं, और उस गीत को सुनकर मुझे अपनी प्रेमिका की याद आ जाती है और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। अगला है, फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स। तब प्रेमिका के प्रेम के आगे दुनिया भर की सारी संपत्ति पीछे छूट जाती है। मतलब पहले क्या कह रहे थे कि मेरे जो अन्य मित्र हैं या समाज के जो और साथी हैं वो पूरी तरह से सुख संपत्ति से, वैभव से, शांति से, प्रेम से, धन से और स्वास्थ्य से भरपूर हैं, तो मुझे उनकी स्थिति देखकर बहुत ही ईर्ष्या फील होता है। लेकिन अब कह रहे हैं कि जब मैं अपनी प्रेमिका के प्रेम में पड़ जाता हूँ, उसके प्रेम को याद कर लेता हूँ, तो मुझे सारी संपत्ति का कोई भी मोह नहीं रह जाता, सब कुछ पीछे छूट जाता है। That then I scorn to change my state with kings। तो कहते हैं कि यदि मुझे राजा भी बना दिया जाए तो मेरी प्रेमिका के प्रेम के आगे मैं राजा के पद से भी घृणा करूँगा। मतलब कि then I scorn, तब मैं घृणा करूँगा, मैं उसकी निंदा करूँगा, to change my state with kings, कि मेरी स्थिति को राजा की स्थिति से जोड़ दिया जाएगा, यानी मुझे राजा बना दिया जाएगा, तो मैं उस स्थिति से भी घृणा करने लगूंगा, मैं उसकी निंदा करने लगूंगा। क्योंकि मुझे क्या पसंद है, मुझे अपनी प्रेमिका की यादों में ही रहना पसंद है। उसे जब मैं याद करता हूँ तो मेरे लिए दुनिया की कोई भी संपत्ति मायने नहीं रखती है, मुझे केवल उसका प्रेम ही याद रहता है और मुझे उसमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ये रही दोस्तों आपकी पूरी पोएम, और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और आगे मैं आपको अगली पोएम आपकी अगला सोनेट में आपको बताऊंगी। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।